नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद, संपादक दूसरा मत। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की, कन्हैया की, राहुल गांधी की, बीजेपी की, JDU की, RJD की, यानी देश की राजनीति की, सियासत की, समाज की और राष्ट्र की बात कर रहे हैं। और ये बात जो है वो मुद्दा बने हैं कन्हैया। जी हाँ, कन्हैया के कंधे पर कांग्रेस का गमछा आ गया है। आपने देखा होगा, नहीं देखा तो कल ज़रूर आप देख लेंगे कि कन्हैया के कंधे पे कांग्रेस का गमछा आ गया है। और कन्हैया को जो है अब किसका साथ मिला है, तो राहुल गांधी का साथ मिला है। किसका साथ मिला है, तो कांग्रेस का साथ मिला है। कन्हैया जो है विचारधारा के तौर पर कांग्रेस से अलग थे, जैसे बीजेपी से, इसलिए कि वो उनकी विचारधारा लेफ्ट की जो विचारधारा थी वही विचारधारा थी। लेकिन लेफ्ट की विचारधारा, कन्हैया की विचारधारा दोनों जुदा जुदा हो गई और कन्हैया जो है वो कांग्रेस की विचारधारा को अपने कंधे पे रख लिया और अपने दिल में समा लिया और कांग्रेस की जय हो बोलने लगे, कांग्रेस की भाषा बोलने लगे। जो लेफ्ट की भाषा बोल रहे थे वो आज अब कांग्रेस की भाषा बोलना शुरू कर दी है। और कांग्रेस ने उनको ये तोहफा भी दिया है कि कांग्रेस ने उन्हें बिहार की कमान सौंप दी है। यानी एक कल का छात्र नेता, युवा आज कांग्रेस का मठाधीश बन चुका है। यानी कांग्रेस ने उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है और पूरे बिहार का भार जो है गमछा रखकर उनके कंधों पर रख दिया है। और युवा कन्हैया उस भार को किस हद तक, कहाँ तक ढो पाते हैं या फिर अपने कंधे को थोड़ा झुका देते हैं और वो गमछा सरक जाता है, ये देखना होगा। इसलिए कि अभी हाल फिलहाल में उन्होंने विधिवत रूप से लेफ्ट को अंगीकार किया था, स्वीकार किया था और लेफ्ट से मोहभंग होने में उनको ज़्यादा वक्त नहीं लगा। यानी आप कह सकते हैं कि विधिवत तौर पे 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा। 2019 में विधिवत तौर पर वो लेफ्ट में शामिल हुए, CPI में शामिल हुए और बिहार के एक जिला जिसे बिहार में औद्योगिक नगरी के रूप में कल जाना जाता था, आज भी तेल शोधक कारखाना और खाद कारखाना से लेकर सुधा डेयरी तक के लिए, कांवर झील तक के लिए वो शहर जाना जाता है। और उसी शहर के बाशिंदे, उसी शहर के शहरी, उसी शहर के नागरिक कन्हैया भी थे। और 2019 में उन्होंने CPI के टिकट पर बेगूसराय लोकसभा का चुनाव लड़ा और उनका मुकाबला था बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह से। और गिरिराज सिंह और कन्हैया के बीच तेजस्वी यादव ने एक पेच डाल दिया और वो पेच जो है वो डॉक्टर तनवीर हसन के रूप में सामने आ गए। और नतीजे में जो है वो कन्हैया की जो है वो हार हुई। और वो हार ऐसी वैसी हार नहीं हुई, लगभग 4,22,000 वोट से कन्हैया पीछे रह गए और गिरिराज सिंह इतने ही वोट से जीत गए और बेगूसराय में बीजेपी का एक परचम फहरा दिया। बेगूसराय को मिनी मास्को कहा जाता है और वो CPI का कभी गढ़ रहा था। और जाहिर सी बात है कि जब लेफ्ट का गढ़ में कन्हैया उतरे थे, तो कन्हैया जब उतरे थे तो जाहिर सी बात है कि वो 2019 के चुनाव में मोदी पर हमला बोलते हुए, अमित शाह पर हमला बोलते हुए उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई थी। और उसी पहचान ने उन्हें बेगूसराय से सांसद बनने की राह में हमवार किया था। लेकिन कुछ रोड़े अटके और कन्हैया जो है वो पिछड़ गए, फिसल गए। और हम इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कन्हैया के कंधे पर जो कांग्रेस का गमछा आया है और इस गमछा को कन्हैया किस तरह से संभालेंगे। और सवाल है कि वो विचारधारा के तौर पर जिस CPI में थे, यानी लेफ्ट में थे, उनको उन्होंने तिलांजलि क्यों दी। तो जाहिर सी बात है इस तिलांजलि के पीछे
कुछ न कुछ मनमुटाव होगा और कई बातें सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे जो मजबूत बातें हैं, जो सबसे जो है प्रमुख बातें हैं, वो ये है कि सीपीआई में प्रमुख भागीदारी न मिलने से कन्हैया शुभ थे और कन्हैया के जाने पर जो है वो लेफ्ट में अंदर से तो मलाल है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर वो इस मलाल को प्रकट सीपीआई नहीं कर रही है, लेफ्ट ने प्रकट नहीं कर रही है। लेफ्ट का मानना है कि कन्हैया का जाना वो अस्थाई झटका हो सकता है, लेकिन अस्थाई झटका नहीं है, इसलिए कि कोई भी पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है और कन्हैया का कद इतना बड़ा नहीं है कि लेफ्ट को उससे झटका लग सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि कन्हैया का कद जितना भी बड़ा हो, लेकिन लेफ्ट के लिए डूबते को तिनका का सहारा ज़रूर कहा जा सकता है, इसलिए कि कन्हैया को लेफ्ट ने आगे बढ़ाया और यही वजह रही कि कन्हैया जो है बेगूसराय में चुनाव के दौरान उन्होंने अपना जो रूप रंग तेवर दिखाए वो पूरे देश में चर्चित हो गए और उनके चुनाव जीतने और जिताने के लिए देश की प्रमुख हस्तियां बेगूसराय में डेरा डाल दी और उनको मीडिया ने इतना कवरेज दिया कि शायद उतना कवरेज आज तक किसी युवा को नहीं मिला है और उस कवरेज के सुरंग में कन्हैया खो गए। यानी कन्हैया को हराने की एक चाल ये भी थी, जिस चाल में कन्हैया जो है वो फंस गए, उस सुरंग में इस तरह से फंस गए कि उन्हें कोई रोशनी दिखाई नहीं दी और कन्हैया हार गए। तो कन्हैया को हराने में गोदी मीडिया का भी एक प्रमुख स्थान था और अब सवाल फिर वही है कि क्या कन्हैया जो है वो गोदी मीडिया से कैसे पार पाएंगे, इसलिए कि गोदी मीडिया कन्हैया को घेरने के लिए वही कुछ चक्र चलेगा जिसमें कन्हैया जो है अभिमन्यु की तरह फंसते नजर आएंगे। कैसे उस किले को, गोदी मीडिया के किले को, बीजेपी की राजनीति को और संघ की राजनीति को धता बताकर आगे बढ़ जाएंगे और कांग्रेस का कुछ भला कर पाएंगे। इसलिए कांग्रेस जो है बिहार में ज़मीनी स्तर पर बहुत ही नीचे है और कांग्रेस में की ज़मीन जो है वो कहीं बंजर है और कहीं जहाँ फसल है वहाँ जो है वो उस फसल में जो है ज़्यादातर जो उगाए हैं खरपतवार उगाए हैं, तो कन्हैया को खरपतवार भी हटाना पड़ेगा और अपनी मेहनत से, अपनी पसीने से जो है वो उस बंजर ज़मीन को भी उपजाऊ बनाना होगा। क्या ये संभव है कि कन्हैया बिहार पे इतनी मेहनत करें जितनी मेहनत की उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। कांग्रेस को फिर से हरा भरा करना, कांग्रेस के चमन को गुलजार करना कन्हैया क्या अभी के मौजूदा हालात में किसी के बस की बात नहीं है और यही वजह है कि कांग्रेस जो है वो बिहार में पिछड़ती चली जा रही है। लेकिन कांग्रेस को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कांग्रेस के लिए जो है बिहार जो है एक उपजाऊ भूमि बन सकती है। कांग्रेस बिहार में खेती कर सकती है और राजनीति की फसल उगा सकती है, लहलहा सकती है। लेकिन कांग्रेस को जिस दमखम की ज़रूरत है, कांग्रेस को ऐसे नेताओं की ज़रूरत है, एक ऐसी टीम की ज़रूरत है जो कांग्रेस को एक नई ज़मीन दे सके और कांग्रेस की राजनीतिक भूमि उपजाऊ बन सके। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस का जिनको कमान सौंपा गया है, कन्हैया तो कहते हैं कि टीम कोई पार्टी, कांग्रेस पार्टी बीसीसीआई की टीम नहीं है कि वो टीम बनाएगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि उनको ये समझना होगा कि ये भी एक खेल है। राजनीति किसी खेल से कम नहीं है और जीतता वही है जो टीम का चुनाव सही करता है, जो टीम से मेहनत करवाता है, जो टीम से पसीने बहवाता है, वही जीतता है। और इनको कन्हैया को अपनी इस बातों को वापस ले लेना चाहिए कि कांग्रेस कोई बीसीसीआई नहीं है जो टीम का चयन करेगी। कांग्रेस को बीसीसीआई बनना होगा और
टीम का चयन करना होगा। अगर कांग्रेस टीम का चयन नहीं करेगी तो फिर बिहार की जो सियासत है, कांग्रेस की जो मिट्टी है, उस मिट्टी में फसल कैसे उगेगी, ये कन्हैया को समझना होगा कि कांग्रेस का कमान उनको मिल गया है और वो सिर्फ मीडिया के ज़रिए बातों से वो कैडर नहीं बना सकते हैं। कांग्रेस का भी अपना कभी एक कैडर वोट हुआ करता था, वो फिर से होना होगा। जिस तरह से संघ का कैडर वोट है, जिस तरह से बीजेपी का कैडर वोट है और जिस तरह से सीपीआई का कभी कैडर वोट रहा था और आज भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ कैडर वोट है, उसी तरह कांग्रेस का भी अपना एक कैडर वोट होना चाहिए और इस पर कन्हैया को मेहनत करनी चाहिए। दरअसल कांग्रेस का बिहार में क्या स्थिति है कांग्रेस की, इसको समझने के लिए आपको 2005 में हम ले चलते हैं। 2005 में आपको याद होगा कि 2 बार चुनाव हुए हैं, यानी कि एक बार फरवरी 2005 में चुनाव हुए थे और फिर जो किसी की भी सरकार नहीं बन सकी थी। नतीजे में वहाँ राष्ट्रपति शासन हुआ था और 6 महीने के बाद फिर अक्टूबर 2005 में विधानसभा का चुनाव हुआ था और इस तरह से फरवरी यानी पहली बार फरवरी 2005 में जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस को 10 सीट आई थी और जब अक्टूबर में दोबारा चुनाव होते हैं उसी 2005 में तो कांग्रेस की 1 सीट घट जाती है। कांग्रेस को कितनी सीट आती है तो मात्र 9 सीट आती है। अब आप आइए 5 साल के बाद कांग्रेस ने अपनी कितनी ज़मीन तैयार की, कितने अपने वोटर तैयार किए, कितने अपने कार्यकर्ता तैयार किए, इसकी वानगी आपको 2010 में देखने को मिलेगी कि कांग्रेस को जो 2005 में फरवरी में 10 सीट मिले थे, अक्टूबर 2005 में 9 सीट मिले थे, वो अगले 5 साल के बाद उसकी सीट की संख्या 4 हो जाती है। यानी कांग्रेस को सिर्फ बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 4 सीट मिलती है। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की बिहार में क्या स्थिति है और कांग्रेस ने किस तरह ज़मीनी कार्यकर्ताओं को ढूंढने की कोशिश की या अपने कार्यकर्ताओं में जोश जगाने की कोशिश की। अगर कोशिश की होती तो कांग्रेस बिहार पर ध्यान दी हो रही थी या कांग्रेस का ध्यान बिहार पर होता तो 10 से 9 और 9 से 4 सीट नहीं आती। अब हम 2015 की बात करते हैं। 2015 में आपको याद होगा कि जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी वो 2015 में बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ी थी और वो महागठबंधन का हिस्सा बनी थी। यानी लालू यादव की आरजेडी, नीतीश कुमार की जेडीयू और कांग्रेस तीनों मिलकर महागठबंधन में शामिल हुए थे और नतीजे में तीनों को अच्छी सीटें आई थी और उसी अच्छी सीट के नतीजे में कांग्रेस को 2015 में 27 सीट आ गया था। यानी 2010 में जो 4 सीट थी वो 4 गुना मतलब 8 गुना के लगभग वो पहुंच गए, यानी 27 सीट आ गई और ये महागठबंधन की वजह से हुआ था। और जब 2020 में फिर चुनाव होता है, नीतीश कुमार, लालू और कांग्रेस में दूरी हो जाती है। नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस और आरजेडी एक साथ हो जाती है, तो फिर कांग्रेस की सीट वो सीधे 27 से 19 हो जाती है, यानी 8 सीट का नुकसान हो जाता है। अब आप ये कह सकते हैं कि लालू के साथ चुनाव लड़ने पे कांग्रेस का नुकसान होता रहा है। जब जब वो कांग्रेस लालू के साथ चुनाव लड़ी है तो उसे सीटों का नुकसान हुआ है। 2020 में भी उसे 8 सीट का नुकसान हुआ और 2015 में जब कांग्रेस जेडीयू के साथ यानी नीतीश कुमार के साथ साझेदार बनकर चुनाव लड़ी थी तो कांग्रेस को 27 सीट आई थी, यानी 4 से सीधे 27 पर पहुंच गए थे। और जब जेडीयू से यानी नीतीश कुमार से कांग्रेस और लालू के साथ चले जाने के बाद जब चुनाव लड़ी महागठबंधन में तो कांग्रेस को 27 से सीधे 19 पर आ जाती है, यानी 8 सीट का नुकसान होता है। अब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के लिए लालू ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि नीतीश कुमार ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब सवाल उठता है कि नीतीश के साथ रहने में कांग्रेस को फ़ायदा तो है, लेकिन नीतीश कुमार और पीके
यानी प्रशांत किशोर के बीच कुछ दिनों से दरार है, तकरार है, अंदरूनी लड़ाई चल रही है और नीतीश कुमार के साथ कांग्रेस जाए तो कैसे जाए, इसलिए कि इन दिनों आजकल जो है प्रशांत किशोर यानी पीके कांग्रेस के खेवनहार हैं। वो कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर उसके अस्तित्व को बचाए और बनाए रखने के जद्दोजहद में अपनी योजनाबद्ध तरीके से पीके काम कर रहे हैं। वो योजना कितनी सफल होगी वो 2022 में देखने को मिलेगा, जब 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और उसके बाद 2024 में देखने को मिलेगा और फिर बिहार के संदर्भ में तो 2025 में देखने को मिलेगा कि कन्हैया को पेश करके प्रशांत किशोर कौन सा गेम प्लान खेल रहे हैं और वो उनका ये गेम प्लान कितना कारगर होगा, कितना कामयाब होगा। इसलिए कि सारा का सारा खेल जो है वो प्रशांत किशोर का है। प्रशांत किशोर ने कन्हैया को जो है बिहार की कमान दे दी है और कन्हैया के साथ साथ जो है गुजरात के भी एक युवा जिग्नेश भी जो है कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जिग्नेश खुद पहले से जो है एमएलए हैं, वो निर्दलीय एमएलए हैं और कन्हैया जो है वो लोकसभा के उम्मीदवार हैं। कन्हैया चुनाव हार गए लेकिन लोकसभा में उन्होंने अच्छी पकड़ बनाई, एक टक्कर दी, अपनी एक पहचान बनाई और पहचान ऐसी वैसी नहीं बनाई, राष्ट्रीय ही नहीं वो उन्होंने अपनी पहचान अंतर्राष्ट्रीय बनाई। अब सवाल है कि कन्हैया कौन है। जो लोग कन्हैया को जानते हैं वो और जान लें कि कन्हैया जो हैं 2015 में जेएनयू के छात्र यानी यूनियन के अध्यक्ष रहे हैं। छात्र नेता के तौर पर उन्होंने ख्याति पाई और जब वो छात्र नेता थे तो 9 फरवरी 2016 में अफजल गुरु को जब फांसी दी गई थी तो उन्होंने जो एक नारा लगाया था फांसी पर जो है वो नतीजे में ये उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी दायर हुआ था, लेकिन चार्जशीट सही ढंग से कहें दाखिल नहीं हो सकी समय पे या उसमें कोई दम नहीं था, जिसकी वजह से वो राष्ट्रद्रोह का मामला जो है वो फीका पड़ गया और कन्हैया में जो है वो मिठास आ गई। उनके भाषणों में, उनके तेवरों में, उनके बोल में, उनके हाजिर जवाबी में एक अनोखापन आया, एक सहीपन आया, एक सच्चापन आया और यही सहीपन, यही सच्चापन जो है वो कट्टरपन पर जो है हमलावर के रूप में उनको पेश कर दिया गया। और अमित शाह और मोदी पे जिस तरह से वो बाघ की तरह लपकने लगे तो मीडिया में भी अच्छा खासा उनको तवज्जो मिला और लोगों में भी भीड़ जो है वो जुटने लगी। लोग उनके भाषणों को सुनने लगे और कन्हैया अपनी बेबाकी के लिए प्रचलित होने लगे। जो नेता, बड़े बड़े नेता विपक्षीय जो है अमित शाह और मोदी के बारे में बहुत कुछ कहना नहीं चाहते थे, ये कह नहीं पाते थे, उस बात को कन्हैया बिना लाग लपेट के सीधे संवाद के तौर पर बोलते थे। ये चीज़ एक नौजवान के मुंह से निकला, ये शब्द जो है वो अमित शाह, बीजेपी और संघ के लिए तीर और कमान की तरह लगता था, सीधे दिल पर उतर जाता था, सीधे चुभता था और यही चुभन जो है कन्हैया को आगे बढ़ाता चला गया। मीडिया में उनको तरजीह मिलनी शुरू हुई और कन्हैया जो है अपने आप में उस परिस्थिति में आ गए कि राहुल गांधी को भी उनसे संपर्क करना पड़ा और राहुल गांधी जो है प्रशांत किशोर के ज़रिए कन्हैया को जो है अपनी पार्टी में शामिल करने में कामयाब हुए। ये कन्हैया से ज़्यादा राहुल गांधी की कामयाबी कही जाएगी, इसलिए कि राहुल गांधी को एक टीम तैयार करनी है। राहुल गांधी जो है वो बीसीसीआई की तरह ही एक अच्छी टीम देश में तैयार करना चाह रहे हैं ताकि अच्छी टीम ही जो है अच्छा प्रदर्शन करेगी और कन्हैया उसी टीम के एक हिस्सा है। राहुल गांधी ने बिहार में यानी एक सूबे में एक टीम के एक सदस्य को तो चुन लिया है। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी जो हैं विचारधारा के स्तर पर भले कन्हैया अलग हो, लेकिन जब कांग्रेस की विचारधारा को अपने कंधे पर कांग्रेस का जब गमछा रख लिया है, उन्होंने अपना रंग बदल लिया है, तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ न कुछ रंग दिखाएंगे और कांग्रेस को कुछ न कुछ मजबूती मिलेगी। इसलिए कि आशा करनी चाहिए। कन्हैया एक नौजवान है, भागदौड़
करने से वो पीछे नहीं हट रहे हैं और आगे जो है उनकी जो भी योजना होगी वो योजना धरती पर मतलब ज़मीन पर दिखेगी और आगे की रणनीति क्या होगी ये वक्त बताएगा। लेकिन कन्हैया जो है वो जाहिर सी बात है कि कुछ कर पाए तो अच्छा है और क्या है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है, जो जिम्मेदारी वो सीपीआई में चाहते थे कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिले, लेकिन सीपीआई में जो है उनको बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली और सीपीआई में उनको बड़ी जिम्मेदारी देना भी नहीं चाह रही थी। दरअसल कन्हैया के से सीपीआई नाराज़ थी और सीपीआई से कन्हैया नाराज़ थे। इस एक मामला है कि 2020 में पटना के कार्यालय में कन्हैया ने ऑफिस सेक्रेटरी इंद्रभूषण वर्मा के साथ जो है वो मारपीट की थी। ये बात 1 दिसंबर 2020 की है और जब फरवरी 2021 में हैदराबाद में एक निंदा प्रस्ताव कन्हैया के खिलाफ पास किया गया तो कन्हैया इस प्रस्ताव के बाद जो है वो तिलमिला उठे, वो पार्टी से भयभीत हो उठे। उन्हें पार्टी अब रास नहीं आने लगी। तभी से वो जो हैं वो लेफ़्ट से भागना चाहते थे, लेफ़्ट को छोड़ना चाहते थे, इसलिए कि उनके खिलाफ जो निंदा प्रस्ताव पारित की गई थी उस प्रस्ताव के वक्त जो है वो लेफ़्ट के कई बड़े नेता भी थे और उनको ये बुरा लगा कि हमारे ख़िलाफ़ जो है एक ऑफिस सेक्रेटरी के मामले पर जो है हमें जो है वो टांग दिया गया है और हमारे ख़िलाफ़ ही निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। अब जाहिर सी बात है ये इनका बुरा लगना और 2 फरवरी से लेके और अब जो है वो सितंबर में जो है कन्हैया ने जो है अपने कंधे पर कांग्रेस का गमछा डाला है, तो जाहिर सी बात है इस बीच में वो लेफ़्ट से खासे नाराज़ थे। लेकिन अब सवाल उठता है कि कन्हैया और तेजस्वी यादव के बीच में जो है वो 36 का आंकड़ा है। लालू प्रसाद यादव भी जो है वो कन्हैया को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे और यही वजह है कि इसका जो है सबसे बड़ा उदाहरण है कि 2019 में जब बेगूसराय लोकसभा संसदीय सीट से कन्हैया जो है लेफ़्ट के उम्मीदवार थे तो लालू प्रसाद यादव ने जानबूझकर अपनी पार्टी से एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया, यानी डॉक्टर तनवीर हसन को बेगूसराय से लोकसभा का उम्मीदवार खड़ा कर दिया। नतीजे में मुस्लिम वोट जो है वो दिग्भ्रमित हो गई। लालू यादव खुद जानते थे कि अगर डॉक्टर तनवीर हसन को हम खड़ा कर देते हैं तो मुसलमान वोट जो है 2 धड़े में बट जाएगा और 50-50 नहीं तो 60-40 का जो है स्थिति बनेगी और तब जो है अगर 40 और 60 की भी स्थिति बनती है, अगर तनवीर हसन 40% भी मुस्लिम वोट लाने में कामयाब हो जाते हैं तो कन्हैया की हार निश्चित है। इसलिए वो किसी भी हाल में तेजस्वी यादव से बिहार के किसी भी सपूत को आगे देखना नहीं चाहते थे। ये पुत्र मोह में लालू यादव जो है वो एक तरह से अंधे हो चुके थे और यही उनका अंधापन जो है वो ले डूबा और बीजेपी को जो है कन्हैया को पार लगा दिया और कन्हैया जो है जीतते जीतते हार गए। इसलिए कि कन्हैया को लेकर सब लोग यहाँ देश विदेश तक ये चर्चा थी कि कन्हैया बेगूसराय से जीत रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव के एक पेच ने कन्हैया को वहाँ से हरा दिया और अपने ही घर में से कन्हैया जो है हार गए। दरअसल बिहार की राजनीति बड़ी बेरहम राजनीति है। बिहार में के जो वोटर हैं वो बड़े बेरहम हैं। उनमें वो सिर्फ पार्टी को देखते हैं कि कौन पार्टी जीत रही है, कौन पार्टी सरकार में आ रही है। उन्हें अगर यह आभास हो जाता है कि ये पार्टी जो है नहीं आ सकती है तो फिर उसके उम्मीदवार को वो वोट भी नहीं देते हैं। बिहार के लोगों के साथ, बिहार के वोटरों के साथ एक सबसे बड़ी विडंबना है कि वो व्यक्ति को कोई अहमियत नहीं देते हैं। उनके सामने बड़ा से बड़ा व्यक्ति, काबिल से काबिल लोग आ जाएं, उनकी वो अहमियत नहीं देते, उनकी परवाह नहीं करते हैं। वो अहमियत किसको देते हैं? तो पार्टी को देते हैं। अगर पार्टी कोई कुत्ते को भी टिकट दे दे, एक गधे को भी टिकट दे दे तो वो जीत जाता है, उम्मीदवार को नहीं
पार्टी को बिहार की जनता, बिहार के वोटर देते हैं। मैं इसलिए बात कह सकता हूं कि मुझे कोई लाग लपेट नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो बिहार की कमज़ोरी है, मैं आपको उससे बता रहा हूं, मैं आपको उससे अवगत करा रहा हूं। अगर ऐसी बात नहीं होती तो बिहार के विधानसभा में ऐसे वैसे लोग आपको नज़र नहीं आते। आप ये कह सकते हैं कि पैसों के बल पर ही जो पैसे खर्च करते हैं वो जीतते हैं, ऐसा नहीं है कि कन्हैया ने लोकसभा के चुनाव में पैसे नहीं खर्च किए, उनके पास संसाधन नहीं थे। जितने गिरिराज सिंह के साथ संसाधन थे उतने उसी जोर के संसाधन कन्हैया के पास भी थे, और कन्हैया पैसे की वजह से नहीं हारे, इस वजह से हारे कि लगा कि बीजेपी जो है वहाँ के वोटरों को कि बीजेपी जीत रही है, केंद्र में फिर मोदी की सरकार आ रही है, और कन्हैया तो जो है वो उनकी पार्टी जो है लेफ्ट जो है वो कहीं बिहार में, ये देश में उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। उसका जो है वो साइड इफ़ेक्ट कन्हैया के चुनाव में बेगूसराय में देखने को मिला, और कन्हैया की इस तरह से जो बुरी तरह हार हुई, इसलिए कि कन्हैया जीतने वाले कैंडिडेट थे। बेगूसराय की जनता अगर चाहती तो जाहिर सी बात है कि वो गिरिराज सिंह से, आज के सांसद से कई गुना बेहतर होते, लेकिन बेगूसराय की जनता ने जो कन्हैया के साथ किया वो उनके वोटरों ने बेगूसराय के जो कन्हैया के साथ किया वो सही नहीं था। और आज भी बहुत सारे वोटरों को ये मलाल है कि कन्हैया को उन्होंने नहीं जिताया, आगे भी ये मलाल रहेगा। इसलिए कि बेगूसराय जो है कभी सूरजभान को जिता देता है, कभी किसी को जिता देता है, लेकिन एक अपने ही लाल को, अपने सपूत को, जिस पे पूरा देश और दुनिया गर्व करता है, उसको हरा देने में अपनी कामयाबी समझता है। ये हमारे बेगूसराय की धरती का भी एक साइड इफ़ेक्ट है, और बेगूसराय की उसी धरती ने जो आज दिनकर को पूजती है, उसी दिनकर को जो है आंखों आंसू रुलाई है और दिनकर की कद्र नहीं की। जाहिर सी बात है ये बेगूसराय की मिट्टी की कमज़ोरी है, उस कमज़ोरी को कन्हैया कैसे दूर करेंगे, इसलिए कि उस कमज़ोरों की, अपने घर की कमज़ोरी को दूर करना भी एक अब लाल का काम है, बेटे का काम है। जाहिर सी बात है इस पर भी कन्हैया को ध्यान देना होगा कि बेगूसराय की जनता उनसे क्या चाह रही है, वो बेगूसराय की जनता को किस तरह जो है वो भरोसा देंगे। और अब तो सिर्फ बेगूसराय की बात नहीं रही, अब तो बिहार के सभी जिलों की बात है, इसलिए कि वो बिहार के प्रमुख बने गए हैं। और जब कांग्रेस में बिहार के प्रमुख बने हैं तो हर जिला में, हर ब्लॉक में, हर पंचायत तक कांग्रेस को उन्हें मजबूत करना होगा, उस म्यार पर लाना होगा जिस म्यार पे कांग्रेस थी, और कांग्रेस का भरोसा बहाल करना, जनता के बीच जो है वो एक पैगाम पहुंचाना, ये कन्हैया का काम है। और इसमें कन्हैया जो है कितने कामयाब होते हैं वो देखने वाली बात होगी। इसलिए कि कन्हैया जो हैं वो भाषणों में तो काफ़ी दम है, वो जनता को प्रभावित भी करते हैं, लेकिन वो दमखम और वो प्रभावित करने की कला जो है वोटरों और कार्यकर्ताओं को बनाने में कितना कामयाब हो पाते हैं, ये सबसे बड़ी वक्त की ज़रूरत है। इस पर उनको ध्यान देने की ज़रूरत है, इसलिए कि कन्हैया को काम जो है वो गोदी मीडिया करने नहीं देगी, यानी वो उन्हें जनता के बीच पहुंचने नहीं देगी, धरातल पे काम करने नहीं देगी, जनता को जोड़ने नहीं देगी। इसलिए कि जिस तरह से चुनाव में कन्हैया को जो है वो सिर्फ टीवी चैनलों पर हीरो बना दिया गया था और उन्हें जनता के बीच में जाने का प्रॉपर मौका नहीं मिल सका था, वही स्थिति यहाँ भी हो सकती है कि कन्हैया सिर्फ टीवी शो में ही, गोदी मीडिया उनको टीवी शो का केंद्र बिंदु बनाकर और पार्टी को मजबूत करने से उन्हें वंचित कर दे, और कांग्रेस नतीजे में कांग्रेस जहाँ खड़ी थी वहीं की बड़ी खड़ी रह जाए। इसलिए गोदी मीडिया की इस साजिश और सियासत को कन्हैया को समझना होगा, और जब ये कन्हैया समझ पाएंगे तो सबसे पहले जो है वो कुछ दिनों के लिए जो है वो ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ता तलाशें, हर प्रखंड में, हर पंचायत में वो अपने 10-10 प्रमुख कार्यकर्ताओं को खोजें, परखें, और यही आगे आने वाले दिनों में 2024 में और 2025 में उनके लिए जो है वोटों की
फसल के तौर पर जो है लहलहाती हुई फसल के तौर पर जो है वो देखने को मिलेगी। और कांग्रेस का एक वजूद, एक रुतबा, और बिहार में जो अभी कांग्रेस के पास 19 सीट है, 2025 में अगर 19 से कम सीट आती है तो इसकी जिम्मेदारी जो है कन्हैया की होगी, और 19 से ज़्यादा सीट आती है तो जाहिर सी बात है कि इसका श्रेय भी कन्हैया को जाना चाहिए। इसलिए कन्हैया को अभी से अपना पूरा दमखम लगाना चाहिए। और उन्होंने जो कहा है कि कांग्रेस आज देश की ज़रूरत है, जाहिर सी बात है कि आज देश को एक ऐसी पार्टी और एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो सबको साथ लेकर चल सके और देश की जो स्थिति है उस स्थिति से देश को उबार सके। आज देश की स्थिति अच्छी नहीं है और नेतृत्व परिवर्तन की बहुत ज़रूरत है। 2024 में नेतृत्व परिवर्तन होना लाजमी है, देश की ज़रूरत है, भारत की ज़रूरत है। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए सबको एक होना होगा, एकजुटता दिखानी पड़ेगी, सारे भेदभाव दावपेच को बंद रखना होगा और अपने ही लोगों के खिलाफ दावपेच नहीं चलनी होगी। को तेजस्वी यादव को भी, लालू प्रसाद यादव को भी, कन्हैया को अब स्वीकार करना होगा कि इसलिए कि बहते हुए पानी को कोई पत्थर रोक नहीं सकता है, पानी अपना रास्ता खोज लेता है, प्रतिभा अपना रास्ता खोज लेती है। प्रतिभा को आप दबाने या कुचलने की कोशिश करेंगे, आपका प्रयास निरर्थक रहेगा, आपका प्रयास बेकार जाएगा। आप जो है छोटी लकीर को मिटाने की जगह जो है उसके सामने बड़ी लकीर खींचने की कोशिश करें। अगर तेजस्वी यादव में दमखम होगा तो वो कन्हैया से आगे निकल जाएंगे, और कन्हैया में दमखम होगा तो लालू यादव उनके राहों में रोड़ा अटकाते रहें, कन्हैया आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। किसी की प्रतिभा को कोई रोक नहीं सकता है, किसी की जो मनोकामना होती है और मेहनत होती है उसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। अगर जज्बा कन्हैया में है और उन्होंने उसी जज्बे से कांग्रेस का दायित्व अपने कंधों पर लिया है तो सिर्फ गमछा कंधे पर लेने से कुछ नहीं होगा, कन्हैया को दायित्व भी अपने कंधे पर लेना होगा। और उन्होंने जब दायित्व कंधे पर लिया है तो कन्हैया को कुछ करके दिखाना पड़ेगा और कहना होगा कि हम कामयाब होंगे, यानी कांग्रेस कामयाब होगी 2024 में, 2025 में। और इसी शपथ के साथ कन्हैया को अगली रणनीति बनानी होगी। हमारी उनके साथ शुभकामनाएं हैं कि वो फले फूलें और जिस दल में हैं उसे आगे बढ़ाने का काम करें, खुद आगे बढ़ें, नौजवानों को आगे बढ़ाएं और जिनमें प्रतिभा है उनको आप आगे बढ़ाएं। इसलिए अगर प्रतिभावान लोगों को आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो बिहार की राजनीति जो है वो इसी तरह चलती रहेगी, लोग मनमानी ढंग से बिहार में राजनीति करते रहेंगे। इसलिए कन्हैया जी को प्रतिभावान लोगों को ढूंढना होगा, तलाशना होगा, अपने साथ लाना होगा और मिलकर काम करना होगा। अगर कन्हैया जौहरी होंगे तो हीरो को तराश देंगे, और अगर वो जौहरी नहीं होंगे तो उनके हाथ में उनके साथ हीरा भी रहेगा, वो उसे तोड़ देंगे लेकिन वो तराश नहीं पाएंगे। इसलिए निखारना भी अब कन्हैया की एक जिम्मेदारी है कि बिहार के नौजवानों को वो निखारे और एक जौहरी की तरह निखारे। बिहार में हीरो की कमी नहीं है, बिहार में राजनीतिक तौर पर हीरो की खदान है, यानी राजनीतिक खदान है। यहाँ से आप हीरे तराशें और चमकाएं और कांग्रेस को मजबूत करें। इसी शुभकामना के साथ मैं AR आज़ाद, संपादक दूसरा मत। तो दोस्तों, आज हम कन्हैया के बहाने देश और बिहार की चर्चा कर रहे थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताएं और कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर अपनी जो है पसंद, अपनी राय व्यक्त करें, निसंकोच अपनी राय व्यक्त करें। और अभी तक आपने दूसरा मत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आशा है कि आप दूसरा मत को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज बस इतना ही, और आज मुझे इजाज़त दीजिए। फिर किसी अगले वीडियो में आपसे रूबरू होंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।